Hello viewers, welcome in this video. In this video we will see the topic what did liberal nationalism stand for. ये होता क्या है, लिबरल नेशनलिज्म होता क्या है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि नेशनलिज्म शुरू कैसे हुआ और उसके साथ ये लिबरल वर्ड्स क्यों जुड़ा हुआ, क्यों है ये। तो आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप में जो है क्लोजली जो है अटैच था लिबरलिज्म से, आइडिया ऑफ लिबरलिज्म से। क्यों? तो सबसे पहले लिबरलिज्म का मतलब समझ लेते हैं। लिबरलिज्म जो है ये लैटिन रूट लिबर से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है फ्रीडम या फ्री। जो न्यू मिडिल क्लास उभर करके सामने आया था वो फ्रीडम चाहता था, हर किसी के लिए फ्रीडम चाहता था, और वो चाहता था इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, सब बराबर हो, इक्वल हो लॉ के सामने, मतलब सब के सब जो है थ्रू लॉ इक्वल होने चाहिए। पॉलिटिकली का इसका क्या मीनिंग था, लिबरलिज्म का क्या मीनिंग था पॉलिटिकल लेवल पे। तो पॉलिटिकल लेवल पे ये इम्फेसिस करता था, जोर देता था कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट पे। ये चाहता था एक गवर्नमेंट बनना, कि आपको पता है उस वक्त जो है ज्यादातर मोनार्की रूल कर रहे थे और मोनार्की जो है वो एब्सोल्यूट थे। तो उसके अगेंस्ट अब जो मिडिल क्लास था वो एक गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय से ही जो है लिबरलिज्म जो है स्टार्ट हुआ था, और ये चाहता था जो पहले से ऑटोक्रेसी चला रहा था, जो मनमाना चला रहा था मोनार्की का, या जो क्लरिकल प्रिविलेज मिला हुआ था सबको, उसको समाप्त करना चाहता था। हम लोगों ने जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा भी था कि कैसे जो है वहां पर पूरा रेवोल्यूशन इसी बात को लेकर के हुआ था कि वहां से ऑटोक्रेसी खत्म होना चाहिए, प्रिविलेज खत्म होना चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों को चाहिए था, साथ में क्या चाहिए था, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए था जो पार्लियामेंट के थ्रू काम कर रहा हो। उस वक्त जो है पार्लियामेंट नाम का कोई चीज हुआ ही नहीं करता था, अगर होता भी था तो उसके पास कोई पावर नहीं हुआ करता था। बट मिडिल क्लास एक ऐसा पार्लियामेंट का डिमांड रख रहा था जो सच में जो है रिस्पॉन्सिबल हो, जिसमें पावर होना चाहिए। 19th सेंचुरी आते आते लिबरल्स ने जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है इनवायलेबिलिटी पे जोर दिया। एक्चुअली लिबरल्स जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्ट में थे, ये चाहते थे कि काफी मेहनत से कमाया जाता है तो इसकी सुरक्षा होनी चाहिए, सिक्योरिटी मिलना चाहिए। सो दे फेवर द प्राइवेट प्रॉपर्टी। और यही रीजन था कि उस वक्त जो इक्वलिटी बिफोर लॉ था वो इम्प्लीमेंट तो किया गया था, लेकिन ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को जो है या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को प्रमोट नहीं करता था। मतलब इक्वलिटी दिया को ये मांग रहे थे, लेकिन सबके लिए नहीं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में हम लोगों ने मार्क भी किया था कि जो फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था लिबरल डेमोक्रेसी का, और राइट टू वोट दिया भी गया था, लेकिन राइट टू वोट जो है या गेट इलेक्टेड होने का जो वोट राइट था वो केवल उन्हीं लोगों को दिया गया था जिसके पास प्रॉपर्टी था। ये जो प्रॉपर्टी जिनके पास नहीं था उन लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। मेन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं था और जितनी भी वुमेन थी उनको कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं प्रोवाइड किए गए थे। जैकोबिन गवर्नमेंट के समय में केवल जितने एडल्ट्स थे उनको जो है सफरेज, पूरा फुल सफरेज दे दिया गया था। इस वक्त भी वुमेन को जो है राइट टू वोट नहीं दिया गया था। और जब नेपोलियनिक कोड जो शुरू हुआ था, नेपोलियन वापस आया था, उसने फिर से जो है लिमिटेड सफरेज को ही रिड्यूस किया था, इंट्रोड्यूस किया था, और साथ में जो वुमेन थी उनको तो माइनर स्टेटस में सब्जेक्ट में शामिल कर दिया था। वुमेन को सब्जेक्ट भी नहीं, माइनर सब्जेक्ट में शामिल कर दिया गया था। उनको जो है फादर और उनके हस्बैंड का जो के अथॉरिटी में दे दिया गया था। यू कैन सी द सफरेज मीनिंग द राइट टू वोट। थ्रू आउट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में वुमेन और जो नॉन प्रॉपर्टी लोग थे उन लोगों ने अपनी काफी सारी जो है मूवमेंट ऑर्गेनाइज किए थे, और वो उनका डिमांड क्या था, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। मतलब लिबरलिज्म में जो है वुमेन और नॉन प्रॉपर्टी वाले पर्सन्स को जो है कोई राइट नहीं प्रोवाइड किया जा रहा था। अगर इकोनॉमिक एस्पेयर में देखें तो लिबरलिज्म जो है एक ऐसे इन्वायरमेंट को क्रिएट करना चाहता है जिसमें मार्केट में फ्रीडम हो। जो स्टेट इम्पोज करता था रिस्ट्रिक्शन,
किस पे, मूवमेंट ऑफ गुड्स और कैपिटल पे, वो हटाना चाहते थे। एक्चुअली मेन बात ये था कि लिबरलिज्म जो था वो एक ऐसा मार्केट चाहता था जिसमें किसी भी चीज़ का आना जाना, गुड्स कैपिटल का आने जाने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगे। ये लोग मोस्टली जो है इंडस्ट्रीज लोग थे, ट्रेड से इन्वॉल्व थे, तो जो रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते थे उसकी वजह से इनको काफ़ी परेशानी होती थी। तो ये लोग नहीं चाहते थे कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन या टैक्सेस जो है गुड्स के मूवमेंट पे लगाया जाए। 19th सेंचुरी के समय में जो मिडिल क्लास जो इमर्ज कर रहा था, उसका ये स्ट्रॉन्ग डिमांड था कि जितने भी रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं, जो टैक्सेस लिए जाते हैं, वो सब के सब हटाया जाए। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जर्मन स्पीकिंग रीजन इन फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटर मेजर हैड क्रिएटेड आउट। चलिए हम लोग देखते हैं इसको आगे, नेपोलियन ने क्या क्या सुधार किया था और क्या क्या फायदा हुआ। नेपोलियन ने जर्मनी के बहुत सारे जो छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज थे उन सबको एक कॉन्फेडरेशन बना दिया था 39 स्टेट का। जर्मनी कन्वर्टेड इनटू 39 स्टेट्स। अब इसमें देखिए कितना प्रॉब्लम था, अगर एक ट्रेडर ट्रेड करता है और एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो हर एक जो स्टेट था उसकी खुद की करेंसी थी, उसका खुद का वेट और मेजर करने का तरीका था। मतलब सब जगह करेंसी अलग, मेजरमेंट का तरीका अलग था। एक मर्चेंट जो कि 1833 में हैम्बर्ग से शुरू होकर के न्यूरेमबर्ग पहुंचता है अपने सामान को बेचने के लिए, तो उसे कम से कम 11 कस्टम बैरियर्स पार करने होते थे। मतलब हर कस्टम बैरियर पे उसको टैक्स देना होता है। ये वही कस्टम बैरियर्स होता है जहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह एंट्री पे टैक्स लगता है, और हर जगह पे लगभग 5% के अराउंड में टैक्स देना पड़ता था। कस्टम ड्यूटी लगभग 5% के बराबर हुआ करता था। और ये जो ड्यूटीज लिए जाते थे ये भी एक जैसे नहीं होते थे, ये होते थे वेट और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। मतलब कितना सामान है उसके हिसाब से टैक्स लिया जाएगा। तो अभी मैंने कहा कि मेजरमेंट करने का तरीका भी अलग हुआ करता था। हर रीजन का अपना वेट और मेजरमेंट करने का तरीका हुआ करता था, और हर कोई उसके हिसाब से कैलकुलेट करना, हर जगह पे उसके हिसाब से कैलकुलेट होता था। जो मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ था, एक एग्जांपल लेते हैं, वो इले नाम था उसका। विच ईच रीजन, ये अलग अलग रीजन में अलग अलग लेंथ होता था। इले का मेजरमेंट ही अलग अलग होता था। जैसे कि इले जो है अगर फ्रैंकफर्ट में नापा जाता है तो 54.7 सेंटीमीटर क्लॉथ देता था। मेंस में अगर नापा जाए, ये एरिया है 55.1 सेंटीमीटर। न्यूरेमबर्ग में अगर इसी को नापा जाए तो 65.6 सेंटीमीटर, और अगर फ्रे वर्ग में नापा जाए तो 53.5 सेंटीमीटर। अब सोचिए ये एले एक जगह 54.7 है तो एक जगह 55.1 है, एक जगह 65.6 है तो एक जगह 53.5 है। जैसे हम लोग अभी नापते हैं तो 1 मीटर में क्या नापते हैं कि 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है और इसी मेजरमेंट को हर जगह पे अडॉप्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, ये इले जो है एक ही है लेकिन इसका मेजरमेंट अलग अलग जगह पे अलग अलग है। अगर कोई ट्रेडर अलग अलग कस्टम बैरियर पे जाता है तो वहां पर जो है हर कस्टम बैरियर पे उसे जो है इले का मेजरमेंट अलग अलग देना पड़ता है। सो ये बहुत ही डिफिकल्ट हुआ करता था। इस कंडीशन में क्या होता था कि इकोनॉमिक एक्सचेंज बहुत मुश्किल हुआ करता था। न्यू कमर्शियल क्लासेस जो ग्रोथ कर रहा था उसका कहना यह था कि इस तरह का जो कंडीशन है वो उनके फेवर में नहीं है। एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी होना चाहिए जिसमें जो है जो गुड्स का मूवमेंट है वो अनहिंडर होना चाहिए, उसमें कोई रुक टोक नहीं होना चाहिए। लोगों के आने जाने पे, कैपिटल के आने जाने पे, गुड्स के आने जाने, ये तीनों के तीनों ट्रेड में इस्तेमाल होते हैं और तीनों के आने जाने पे जो है कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए 1834 में एक कस्टम यूनियन जिसको कि ज़ोल्वेरिन बोला जाता है वो फॉर्म किया गया पर्सिया में, जिसमें ज़्यादातर जो जर्मन स्टेट्स थे सबने ज्वाइन किया। इस यूनियन ने क्या किया कि जितने भी टैरिफ बैरियर्स थे उनको रिड्यूस करने का काम किया
और जो नंबर ऑफ करेंसीज था उसको भी रिड्यूस किया। जो नंबर ऑफ करेंसीज पहले 30 हुआ करता था, 30 से घटा करके 2 तक लाया गया। मतलब जितने भी ट्रेड्स में ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे उसको घटाने का काम किया जोल्बरेन ने। अक्सर ये आप इस पे ध्यान देंगे, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर ये जोल्बरेन था क्या। तो ये एक कस्टम यूनियन था जो इनिशिएटिव किया गया था पर्सिया में, और इसने जो है जो ऑब्स्टेकल्स थे ट्रेड के उसको रिड्यूस करने का काम किया था। इसके बाद रेलवे का नेटवर्क जो है बढ़ाया गया, जिसकी वजह से मोबिलिटी बढ़ी। रेलवे के बढ़ने से लोगों का आना जाना बढ़ा, सामान का आना जाना बढ़ा। इसकी वजह से क्या हुआ कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो सबका आगे बढ़ने लगा, और इसने नेशनल यूनिफिकेशन को काफी प्रमोट किया। एक पूरा वेव स्टार्ट हो गया इकोनॉमिक नेशनलिज्म का, जिसने बाद में जो है नेशनलिज्म सेंटिमेंट्स को ग्रो करने में हेल्प किया। और इकोनॉमिकल जो नेशनलिज्म था ये वो फर्स्ट स्टेप था जो नेशनल स्टेट या नेशनलिज्म जो यूरोप में राइज किया था उसकी तरफ जो है काफी हेल्पफुल साबित हुआ। नाउ थैंक यू फॉर watching this video.